बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्लाइड के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये एक ऐसे किस्म का ऑर्गेनेल है जो कि हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा। शेप के लिहाज से ये सिलेंड्रिकल शेप, रॉड शेप या फिर बीन शेप के हमें नज़र आते हैं। अगर हम बात करें इनके रोल की तो ये सेल के अंदर एटीपी बनाने का काम करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। इसमें ये होता है कि जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी बनती है तो वो ऑर्गेनेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर किया जाता है। इस वजह से इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एटीपी बनते हुए नजर आएगी। अब बात करें कि ये हमें नज़र कहाँ पर आएंगे, ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, तो ये प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। साइज़ के हवाले से बात अगर हम करें तो डायमीटर के लिहाज से ये 0.2 से लेकर 1.0 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है, जबकि लेंथ के लिहाज से ये 10 माइक्रोमीटर तक हमें नज़र आ सकते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम देंगे, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम इनर मेम्ब्रेन का नाम देंगे। और इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान हमें एक स्पेस देखने को मिलेगा और इस स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की तो इनर मेम्ब्रेन पर आपको यहाँ एक फोल्डिंग वाला रीजन नजर आ रहा है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन यहाँ मुड़ी हुई है। इस मुड़े हुए हिस्से को हम क्रिस्टी का नाम दे रहे हैं। अब क्रिस्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी हमें क्रिस्टी नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फोल्डिंग रीजन क्रिस्टी है, यहाँ पर भी ये फोल्डिंग रीजन क्रिस्टी है, यहाँ पर भी फोल्डिंग रीजन क्रिस्टी है। तो जो क्रिस्टी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन कलर के ये ग्रेन्यूल्स की तरह शक्ल नज़र आ रही है यहाँ पर। असल में ये और कुछ नहीं, ये एटीपेज है। एटीपेज का काम एटीपी बनाना होता है। एटीपेज एंजाइम है जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फ्री जो फास्फेट ग्रुप है इनऑर्गेनिक उसको मिलाकर एटीपी बनाएगा। अब ये जो एटीपेज है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक F0 या F0 पोर्शन, जबकि दूसरा F1 पोर्शन। इनको हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल है। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होगी, इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और जो इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है इसको क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम हमें एटीपेज देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको जो रीजन नज़र आ रहा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड वाले रीजन को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो और कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी, इसमें हमें देखने को मिलेगा राइबोसोम्स, डीएनए और बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल भी इसके अंदर हो सकते हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स भी यहाँ पर होंगे जो कि मुख्तलिफ रिएक्शन करवाएंगे। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की तो हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इनके पास अपना डीएनए भी है। क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है तो ये अपने डीएनए की इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनके पास एक डीएनए है, ये डीएनए डुप्लीकेट कॉपी बनाकर एक और डीएनए बना सकता है और ये अपनी कॉपी बनाकर एक और डीएनए बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सेल के अंदर जो इनका डीएनए है वो रेप्लिकेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक जो ऑर्गेनेल है ये भी रेप्लिकेट हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है और इनके अंदर ना सिर्फ डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ये अपनी भी रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो दो भी बन सकते हैं, 50 है तो 100 बन सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा, तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रोटीन के चेनल नजर आएंगे जिसको हम पोरिन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक तस्वीर में दिखाता हूँ। इस स्लाइड के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन में लगे हुए ये स्मॉल स्मॉल चैनल प्रोटीन नजर आ रहे हैं और इन चैनल प्रोटीन का नाम पोरिन है। और इनका काम ये होगा कि अगर बाहर से कोई चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहे तो इन पोरिन
चैनल के ज़रिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ देखें, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम इनर मेम्ब्रेन होगा। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हमने देखा तो हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही थी जिसका नाम क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी के अंदर कौन सी चीज़ लगी हुई थी? यहाँ पर एटीपेज लगे हुए थे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिस्टी के अंदर एटीपेज लगे होते हैं जो कि F0 और F1 पार्टिकल के बने हुए हैं। और इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान हमें स्पेस नज़र आ रहा था। ये जो स्पेस है इसका नाम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस था। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम मैट्रिक्स था, तो यहाँ पर मैट्रिक्स दिखाया गया है। और इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनके पास 70S स्ट्रक्चर वाले राइबोसोम्स होंगे। और यहाँ पर डीएनए होता है, तो यहाँ पर भी डीएनए शो किया गया है। इस स्लाइड के अंदर हम एटीपेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास एटीपेज है, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक F0 और एक F1 पार्टिकल। अब F0 का और F1 का पार्टिकल का काम क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये एटीपेज एंजाइम की तस्वीर है। इसके दो रीजन हैं, एक ये जो मेम्ब्रेन के दरमियान लगा हुआ है, इसको हम नाम दे रहे हैं F0 पार्टिकल का, यहाँ पर F0 पार्टिकल। जबकि इसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, इसको हम नाम दे रहे हैं F1 पार्टिकल। अब F0 पार्टिकल जो है, इनका काम ये होगा कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन आकर जमा हो जाते हैं। ये कैसे जमा होते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है, ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हम इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये समझे कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन जो पड़े हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे। और कहाँ से जाएंगे? ये जाएंगे F0 पार्टिकल के थ्रू। तो F0 पार्टिकल का काम ये होगा कि ये प्रोटॉन की ट्रांसलोकेशन करवाएगा, प्रोटॉन को मूव करवाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा। जबकि यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है आपको, जिसका नाम है F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल के अंदर जो है वो एंजाइम होगा, ठीक है, जिसका काम ये होगा कि वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फास्फेट ग्रुप से मिलाकर एटीपी बनाए। तो ये एटीपेज एंजाइम जो है इसके अंदर अवेलेबल है, जिसका काम एटीपी बनाना है। तो F1 जो पार्टिकल है उसका काम एटीपी सिंथेसिस करना है। और एटीपी सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी? वो प्रोटॉन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और नतीजे में एटीपेज जो है वो एक्टिवेट होगा और एटीपी बनाने का काम करेगा। इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एटीपी बनते हुए नज़र आएगी। और NADPH और FADH को इस्तेमाल करके हम वहाँ से भी एटीपी बनाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक और स्लाइड की तरफ पहले मूव करेंगे। इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ये बातें हमें बहुत ज़्यादा तब समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम बायो एनर्जेटिक्स है। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। जैसे कि हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जो फूड है, जो हमने फूड इंजेस्ट किया होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए हमारे ब्लड और ब्लड के बाद सेल में आता है। सेल के अंदर पहुंचा हुआ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना शुरू होगा और नतीजे में एक ग्लूकोज मालिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है, वो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा जिसमें 3 कार्बन होंगे। और उन मॉलिक्यूल का नाम है पायरोवेट। जब ग्लूकोज से पायरोवेट टूटेगा तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट रिजल्ट में हमें 2 एटीपी देखने को मिलेंगे और 2 NADH देखने को मिलेंगे। अब ये जो 2 NADH है, ये आगे चलकर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हर एक NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आया है वो 2-2 एटीपी बनाएगा। अगर 2 NADH है तो टोटल 4 एटीपी बनेंगे। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस वाला जो NADH है वो 2 एटीपी बना रहा है। आगे चलकर NADH 3 एटीपी बनाएगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH बनेंगे। अब इसके बाद की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जब ग्लूकोज पायरोवेट में तब्दील हुआ तो हमारे पास पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। और ये जो पायरोवेट जो मॉलिक्यूल है ये आगे चलकर कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। हमें पता है पायरोवेट में 3 कार्बन होते हैं, इनसे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिटाइल CoA कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ कोएंजाइम A भी अटैच हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 पायरोवेट है तो 2 एसिटाइल CoA बनेंगे और साथ में 2 NADH बनेंगे।
और ये दो NADH कहाँ पर बन रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बन रहे हैं और उनमें से हर एक NADH 3 ATP प्रोड्यूस करने का काम करेगा और अगर दो NADH है तो 6 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एसिटाइल CoA जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है, ये एक और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा और सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा साइक्लिक मैनर में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इसमें इस क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें दो ATP बनते हुए नजर आएंगे क्योंकि हमारे पास एसिटाइल CoA दो हैं। अब दोनों की बारे में मिलाकर हम बताने की कोशिश करेंगे कि दो एसिटाइल CoA आगे चलकर दो ATP बनाएंगे और उसके साथ साथ 6 NADH बनेंगे और हर एक NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है वो 3 ATP बनाएगा। अगर 6 NADH है तो 18 ATP बनेंगे। उसके साथ साथ देखें अगर हमारे पास दो एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल है तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर दो FADH बनेंगे और हर एक FADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है वो दो ATP बनाने का काम करेगा। अगर हमारे पास ऐसे दो FADH है तो 4 ATP बनेंगे। नेट रिजल्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 2 4 6 टोटल 10 NADH है। 10 NADH जो है वो आगे चलकर ATP बनाने का काम करेंगे और यहाँ दो FADH भी ATP बनाने का काम करेंगे। तो नेट रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP बनते हुए नजर आ रही है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाने वाला ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में फिलहाल ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की चेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, जो कि NADH और FADH के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे और जिसके नतीजे में आगे चलकर ATP की फॉर्मेशन होगी। ये काम कैसे होता है ये चीज़ हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ होगी, तो यहाँ दिखाया गया है ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को हम जूम इन करके देखेंगे तो हमें इसकी आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पर इसकी इनर मेम्ब्रेन देखने को हमें नजर आएगी। अब इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस नजर आएगा जिसका नाम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा। अब हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स कहाँ पर है, तो उसके साथ साथ एक चीज़ और भी समझनी होगी कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हुए नजर आएंगे। इनको हमने रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 और ATPase के नाम के साथ। इनका हर एक का नाम अलग अलग होगा, पर क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इंट्रो देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हम क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो फिलहाल इंट्रोडक्टरी बातें हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखें मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है NADH और FADH बना था और ये जो NADH और FADH है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ये जो NADH है यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो निकलकर ये इस वन मॉलिक्यूल के पास जाएंगे और ये एज अ चैनल की तरह एक्ट करेगा मॉलिक्यूल और ये मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जब NADH से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर इस ग्रुप 1 कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ गए तो नतीजे में ये NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में और हमें दो हाइड्रोजन आयन यानी कि दो प्रोटॉन नजर आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन मैट्रिक्स के अंदर जमा हो जाएंगे और ये जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स से ट्रेवल करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनकी ट्रांसपोर्ट होगी, ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये जो 3 जहाँ पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूल ये भी रेस्पॉन्सिबल होगा कि मैट्रिक्स से 4 इलेक्ट्रॉन को पंप किया जाए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और आगे चलकर फिर यही इलेक्ट्रॉन 3 कॉम्प्लेक्स से निकलकर 4 में जाएंगे और 4 कॉम्प्लेक्स से 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहे हैं 1 3 4 ये चैनल की तरह भी एक्ट कर रहे हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहे हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। नतीजे में क्या होगा
एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें नजर आएगा। बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो जाएंगे। नतीजे में यहाँ से एटीपी से ये हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे। एफ नॉट पार्टिकल इनको अंदर की तरफ लेकर आएगा और F1 पार्टिकल वो एडीपी को फास्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाने का काम करेगा। अब होता ये है कि अगर हमारे पास एक NADH है तो वो ये चार और ये दो टोटल 10 प्रोटॉन को पंप करने में कामयाब हो रहा है। और नतीजे में ये जो प्रोटॉन है जब ये डाउन जो है ना डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करेंगे, फिर हम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो ये एटीपी बनाने में अहम रोल प्ले करेंगे। याद रखने की बात यह है कि जब 3 हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आएंगे तो वो एक एटीपी बनाने में कामयाब होंगे, और अगर 3 और आएंगे तो 6 यानी कि हाइड्रोजन आयन 2 एटीपी बनाएंगे। 3 अगर और आएंगे यानी कि 9 प्रोटॉन 3 एटीपी बनाने का काम करेंगे। तो राउंड अबाउट 3 एटीपी बनते हैं एक NADH की वजह से। और सिमिलरली अगर हम बात करें FADH की, तो FADH जो है वो क्या करेगा भाई, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर आगे की तरफ मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। अब क्योंकि FADH में ये कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं है तो ये 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ से नहीं निकलते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन का निकलने का सिलसिला यहाँ 3 और यहाँ 4 से हमें देखने को नजर आएगा। तो FADH जो है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉम्प्लेक्स 3 में गए और कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो रेस्पॉन्सिबल बनेगा कि 4 हाइड्रोजन आयन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पुश किया जाए और यहाँ से वही इलेक्ट्रॉन जो कि FADH से निकलकर कॉम्प्लेक्स 3 में आए थे वो आगे चलकर कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से भी ये 2 हाइड्रोजन आयन को पंप करने में कामयाब होंगे। तो नेट रिजल्ट में क्या होता है कि एक FADH 4 और ये 2 6 प्रोटॉन को पंप कर रहा है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये हम जानते हैं कि जब 3 हाइड्रोजन आयन पंप होंगे एटीपी से मैट्रिक्स के अंदर तो एक एटीपी बनेगा और FADH ने 6 हाइड्रोजन आयन को पंप किया है तो 2 एटीपी बनेंगे। इस तरह से एक एटीपी के लिए 3 हाइड्रोजन आयन रिक्वायर होते हैं। तो अगर हम देखें तो FADH 6 हाइड्रोजन आयन को निकालने में कामयाब हुआ था तो वो 2 एटीपी बनाएगा, जबकि NADH 10 हाइड्रोजन को निकालने में कामयाब हुआ था तो वो हमारे अंदर 3 एटीपी बनाने में कामयाब हो। इस स्लाइड के अंदर हम एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारे पास एक सेल है जो कि एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सेल जो है इसमें DNA पड़ा हुआ है और उसके अराउंड साइटोप्लाज्म, जबकि बाहर से सेल मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है। इसका जो DNA है इसके अराउंड जो है एक न्यूक्लियर इन्वेलप बनते हुए नजर आ रहा है। और ये कैसे बन रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से बन रहा है। नतीजे में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएगी और उसके साथ साथ आगे चलकर ये एक किस्म का बैक्टीरिया है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जिस तरह से एंडोसाइटोसिस होती है इसी प्रोसेस के तहत ये हमारे सेल के अंदर बैक्टीरिया आकर रहने लगा है। और ये बैक्टीरिया और कोई नहीं, ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम गौर से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की तरह ही हमें नजर आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और बैक्टीरिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA है, बैक्टीरिया के पास भी DNA होता है सर्कुलर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं सेम राइबोसोम्स हमें बैक्टीरिया के अंदर भी नजर आते हैं 70S वाले। तो इनकी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती है बैक्टीरिया के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक किस्म का बैक्टीरिया है जो कि हमारे सेल के अंदर रहता है और ये हमें फ़ायदा देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जबकि हमारा सेल इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी ये हमें ये बताती है कि किस तरह से एक बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर आकर रह रहा है और कैसे म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। उसके साथ साथ एक और ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, ये भी और कुछ नहीं, ये भी बैक्टीरिया है। फ़र्क ये है कि ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है माइटोकॉन्ड्रिया ये हेटेरोट्रॉफिक है, जबकि माना जाता है जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये सेल के अंदर जाएंगे
और सेल के अंदर जाने के बाद ये फूड बनाने का काम करेंगे और प्लांट की बॉडी को ये फूड सप्लाई करेंगे, जबकि प्लांट के जो सेल है वो इनको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये थोड़ा सा एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी का इंट्रो था। थोड़ा सा हमने ये देखा कि किस तरह से म्यूचुअल जो है वो बेनिफिट हो रहा है बैक्टीरिया के सेल को और यूकैरियोटिक सेल को। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि बेसिक सिमिलरिटीज हमें देखने को नज़र आएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं? मेम्ब्रेन के लिहाज से ये तीनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। जेनेटिक मटेरियल के लिहाज से इन सब के पास सर्कुलर डीएनए होगा और ये तमाम तर जानदार अलग अलग रहकर अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल हैं, इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स हैं और सबका जो राइबोसोम्स हैं वो 70S होते हैं। थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि ये बैक्टीरिया है, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने ये देखा कि इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को भी प्रोड्यूस कर सकता है। और हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आता है? जब भी एग और स्पर्म मिलते हैं तो हमें पता है जायगोट बनता है। तो जो जायगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा वो कहाँ से आएगा? वो मैटरनल सेल से आएगा। तो क्योंकि स्पर्म के अंदर देखें तो सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया मिड पीस के अंदर होगा। स्पर्म का मिड पीस जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा कि एग के साथ फ्यूज हो वो। आई थिंक हमें तमाम तर चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये आज का कोड था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।